आज के ग्रामर क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। जैसे आर्टिकल्स वर्ड सुनते हैं लगता है कि किसी सामान की बात हो रही है या फिर एसेज की बात हो रही है या किसी ऐसे निबंध की बात हो रही है जो किसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में पब्लिश हुए हैं। लेकिन ग्रामर में आते हैं तो ये थोड़ा डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, डिफरेंट चीज़ इस मैटर में है क्योंकि ये छोटे छोटे से शब्द आप देखिए जो हमने लिखा है स्क्रीन पे आपके लिए, ए एन और द, बड़ा विचित्र है ये लिटिल मास्टर्स। क्यों विचित्र है? गौर से देखिए, पहला शब्द एक अक्षर का, दूसरा शब्द दो अक्षर का और तीसरा शब्द तीन अक्षर का। इनकी औकात मात्र 3 अक्षर से ज़्यादा कभी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को हिला के रखा और इतना कि 3 छोटे छोटे शब्दों के लिए एक अलग से चैप्टर फॉर्म करना पड़ा। ठीक है, और आज भी जितने भी लैंग्वेज लर्नर्स हैं उन सब के लिए चुनौती बना हुआ रहता है। बहुत चुनौती है ये। एक्चुअली हम लोगों के बचपन में भी मुझे भी पढ़ाया गया था कह के कि आर्टिकल्स बहुत आसान चैप्टर है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए और हमने अंग्रेजी को अच्छे से देखा, हमको लगा कि ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चैप्टर है। इसका 10%, 20%, 25% जो बोल लो रूल्स वाला हिस्सा है, फिक्स्ड है कि यहाँ पर ये आर्टिकल्स ऐसे यूज़ होना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सेंस के हिसाब से आर्टिकल्स मांगता है और उसको समझना अपने आप में चैलेंज होता है उन बच्चों के लिए, खास करके जिनके स्कूलिंग सिस्टम में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई है। तो सेंस ऑफ लैंग्वेज डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण बहुत बार एग्जैक्टली फील ही नहीं हो पाता है कि वहाँ पर आर्टिकल्स की ज़रूरत है कि नहीं। और हिंदी आर्टिकल्स को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे 500 में नाम सर लिखने में इजी लगता है। हाँ, लेकिन चैलेंजिंग है। बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे हमने कहा कि हिंदी सपोर्ट नहीं करता, इस बात को समझाने के लिए हम पहले की एग्जांपल देंगे। बोले सर आर्टिकल्स तो सब ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, आप तो एकदम एग्जांपल से शुरू कर दिए। पहले इसको जान तो लीजिए, फिर तो इसके बारे में पढ़िएगा कि है क्या, किसके खानदान से। मेरा आवाज़ क्लियर जा रहा है ना ऑनलाइन में सबको? हाँ या ना पहले बोल दीजिएगा। चलिए चलिए, देखिए एक एग्जांपल आ रहा है मेरे दिमाग में। ठीक है, मेरे पास 2 गायें हैं। ठीक है, गायें दूध देती हैं, दूध देती हैं। ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा, जब हम बोलते हैं तो इस ये को हमने ब्रैकेट में रखा, मतलब आप ये बोलते हैं तो भी वही सेंस आता है, नहीं बोलते हैं तो भी यही सेंस आता है। अब इसका अंग्रेजी करते हैं दी, तो बोलेंगे आई हैव 2 cows, 2 cows, these cows give milk। बड़ा अच्छा सा सेंटेंस हमने लिख तो दिया है। अब इसको समझने की बारी आपकी है कि हमने कहा कि ये हिंदी में ऑप्शनल है। अब इस ये के बदले जो दीज आया है, क्या ये अंग्रेजी में ऑप्शनल है? अब अंग्रेजी में हम दीज को यदि हटा दें तो काउज गिव मिल्क का मतलब ये कहीं से पता नहीं चलेगा कि हम अपने गायों के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात एक जनरल बात हो जाएगी कि गायें दूध देती हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जबकि हम हिंदी में गायें दूध देती हैं बोलते भी हैं तो हम इन्हीं 2 गायों की बात कर रहे होते हैं जो मेरे पास हैं, रेफरेंस से क्लियर होता है। लेकिन यदि हम बोलते हैं आई हैव 2 cows, cows गिव मिल्क, तो मतलब हो गया मेरे पास 2 गायें हैं, दुनिया की सभी गायें दूध देती हैं। ये सेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो दीज है ये है, इसके बदले हमने दीज लगाया, तब ये दीज जो है रेफर किया कि इन 2 गायों की बात हो रही। यदि ये दीज नहीं लगाते तो इन 2 गायों का रेफरेंस नहीं मिल पाता। इंग्लिश लैंग्वेज का कितना कॉम्प्लेक्सिटी है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, और अगले पल ये कॉम्प्लेक्सिटी तब बढ़ जाता है जब ये कहा जाता है कि इस दीज के जगह आप द लगाओ तो भी सही हो जाएगा और वही रेफरेंस आएगा। बात समझ में आई? वही रेफरेंस आएगा का मतलब क्या होता है कि जब आप द लगाते हो तो द रेफर करता है उस नाउन के बारे में जिसका कॉन्टेक्स्ट में चर्चा हुआ है, डायरेक्ट वे में चाहे इनडायरेक्ट वे में। क्या ये द का कोई भी हिंदी यहाँ रेफर कर रहा है? बोलेंगे हाँ सर, ये से द का हिंदी आ रहा है।
ठीक है, द से ये का हिंदी आ रहा है। अब जरा देखिए एक और एग्जाम्पल, हम आपके लिए लिख रहे हैं, द पुअर आर नॉट ऑलवेज ऑनेस्ट, नॉट ऑलवेज ऑनेस्ट। अब क्या आप बोलोगे, ये गरीब हमेशा ऑनेस्ट नहीं है, ऐसा बोलोगे क्या? इस द का यहां तो कोई नहीं है जो आपने हिंदी लेके चला। तो द एक ऐसा शब्द है जिसका हिंदी इक्विवेलेंट आपको नहीं मिलता है, मतलब आप हिंदी से उसको रेफरेंस नहीं ले सकते हो कि ये आया है तो द करो। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये द तभी यूज हो रहा है जब पीछे वाले चर्चा में आए हुए किसी नाउन को रेफर करना हो तब, और ये समझना ही अपने आप में चुनौती होता है। और मात्र यही एक पॉइंट है जो आपको चैलेंज करता है आर्टिकल्स को 100% कमांड करने में, मात्र यही एक पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है? इसके आगे जो भी हम आपको आर्टिकल्स में बताने जा रहे हैं उसमें से एक भी चैलेंजिंग नहीं है तो नहीं है, वो फॉर्मूला बेस्ड है। और हमने ये जो पॉइंट बोल दिया कि द जो है उस नाउन को रेफर करता है जिस नाउन का कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब हमको ये देखना समझना पड़ता है कि हम जिस नाउन का बात कर रहे हैं उसी को रेफर करवाना है या दूसरा ऐसे ही है कुछ। ठीक है, तो जब हम अपनी बात बोल रहे हैं तो हम फिर भी समझ जाते हैं, जब लिखी हुई बात रहती है तो किसी जिसने लिखा है वो क्या कहना चाहता था इसको समझना बहुत जरूरी है और मुश्किल भी हो जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं इस बात को यहां पर समझ के कि ये वाला जो पॉइंट है रेफरेंस वाला, कि द रेफर करता है उस नाउन को जिसका कॉन्टेक्स्ट में बात चल रहा है। ठीक है, इसको एकदम रिजर्व में रखते हैं कि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आर्टिकल्स के बारे में बाकी सारी बातें सीखना शुरू करते हैं। तैयार हैं आप लोग? चलिए देखिए, सबसे पहले तो है कि आर्टिकल्स में 3 शब्द हैं मात्र, इसको गौर कीजिएगा। हमने अभी हाईलाइट किया था ए, एन और द। तीनों शब्द के बनावट पे गौर कीजिए तो पहला शब्द मात्र 1 अक्षर का है ए, दूसरा शब्द 2 अक्षर का है एन, और तीसरा शब्द 3 अक्षर 3 लेटर्स का है द। बड़ा विचित्र विडंबना है, और मात्र इतने छोटे छोटे 3 शब्दों के लिए एक चैप्टर, और इस एक चैप्टर के अंदर भी इन तीनों शब्दों को 2 अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। और वो अलग कैटेगरी आप सुनना चाहेंगे। एक है इंडेफिनिट जी, और दूसरा कैटेगरी क्या है? डिफिनिट। इंडेफिनिट और डिफिनिट। इंडेफिनिट के कैटेगरी में रखा गया है ए और एन को, और डिफिनिट के कैटेगरी में रखा गया है द को। देखो तो दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कौन सा है भैया? इंडेफिनिट है, और दूसरा कौन सा है भाई? डिफिनिट है। देखो अच्छे से समझोगे तो इसका कॉन्सेप्ट यही नाम में ही क्लियर हो जाता है, यही नाम में ही क्लियर हो जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, इट मींस आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड ओनली बिफोर नाउन्स और सम नाउन इक्विवेलेंट्स। इज इट क्लियर? अब नाउन इक्विवेलेंट और नाउन में क्या फर्क है? नाउन तो नाउन होता है, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब वो सब चीजें जो नाउन के जगह पर उपयोग की जा सकती है, नाउन के जगह पर काम कर सकती है। ठीक है, बट बिफोर आई टेक यू अहेड इन द आर्टिकल चैप्टर आई मस्ट टेल यू व्हाट नाउन्स डू इन अ सेंटेंस। ओके, तो नाउन एक सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है। बात समझ में आ रही है? तीसरा है ऑब्जेक्ट के जगह पर ही होता है, कुछ परिस्थितियों में उसको कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? तो एक नाउन इन्हीं सब जगहों पे होता है, और इन सब जगहों पे जो नाउन होता है उसके जगह पर, नाउन है तो हम लोग उसके जगह प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, उसके जगह कभी कभी V4 भी यूज कर देते हैं, जेरंड कहते हैं। उसके जगह कभी कभी 2+V1 भी यूज कर देते हैं, इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे, कभी कभी फ्रेज भी यूज कर देते हैं पूरा, कभी कभी पूरा क्लाउज भी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाता है। एंड इन द सेम वे ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड आल्सो इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सेंस ऑफ द सेंटेंस। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे की सारी चीजें जो नाउन की जगह पर उपयोग की जा सकती हैं, नाउन के इक्विवेलेंट, समतुल्य कहलाती हैं। समतुल्य होने का मतलब है कि उसके जितना पावर रखना, उसके जैसा काम कर पाना।
जो मेरे जितना पावर रखेगा, पावर इन सेंस ऑफ कि हम टीचर हैं तो जाहिर सी बात है हम जितना जानते हैं, जैसे एक्सप्लेन करते हैं उतना रखे और आकर के पढ़ा भी पाए तो मेरे बराबर होगा, मेरे समतुल्य होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इक्विवेलेंट और समतुल्य कोई ग्रामर का वर्ड नहीं है, ये वर्ड है, लाइफ में भी यूज होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, जिसकी वैलेंसी इक्वल हो वो इक्विवेलेंट है। वैलेंसी मतलब संयोजकता, हर जगह जाके वैसे ही कनेक्ट हो जाए, वैसे ही फिट हो जाए जैसे पहले वाला था, तो इक्विवेलेंट हो गया। सिंपल सी बात है। तो नाउन की इक्विवेलेंट कितनी चीजें हमने आपको बताई? 1 2 3 4 5 चीज, और नाउन तो खुद अपने इक्विवेलेंट होगा ही होगा, राइट। तो आर्टिकल्स जो है, गौर से सुनना, आर्टिकल्स नाउन के लिए बना है, ठीक है, और इतने सारे इक्विवेलेंट्स में से सिर्फ ये इक्विवेलेंट ऐसा है जिसके साथ आर्टिकल्स यूज किया जा सकता है, जेरंड के साथ। आप प्रोनाउन के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं करते हो, आप इन्फिनिटिव, फ्रेजेस और क्लाउजेस के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं करते हो। क्लाउज के अंदर किसी नाउन के साथ कर सकते हो, क्लाउज के अंदर, फ्रेज के अंदर किसी नाउन के साथ कर सकते हो, बट पूरे फ्रेज के लिए आर्टिकल्स यूज नहीं किया जाता है, पूरे क्लॉज के लिए नहीं किया जाता, जबकि पूरा फ्रेज या क्लॉज नाउन के इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ रही है? तो जेरंड यानी बिफोर के पहले आप आर्टिकल्स लगा सकते हो। हम रिक्वेस्ट करें कि जिनके तरफ बातचीत या कोई भी नॉइज है वो माइक को म्यूट कर दें, और बाकी लोग माइक अनम्यूट रखें, बात करते रहें, बीच में बोलते रहें, रिस्पॉन्ड करते रहें हम जब पढ़ा रहे हो तो, ठीक है, चुपचाप ना बैठें। और रिस्पॉन्ड करने से आपको भी फायदा ये होगा कि आप एक्टिव रहोगे, आपका फोकस रहेगा, कंसंट्रेशन रहेगा मेरी बातों पे, और जैसे ही रिस्पॉन्ड करना छोड़ोगे इधर उधर ध्यान चला जा सकता है। गौर से समझना मेरी बात, ठीक है। तो हम जो बता रहे हैं उसको गौर से सुनो कि ये जो आर्टिकल्स है ना, ये पर्टिकुलरली किसके लिए बना है? नाउन के लिए। यानी आर्टिकल्स कहीं पर है तो समझ जाओ कि अगला वर्ड नाउन ही होगा या फिर V4 यानी जेरंड होगा। कभी भी प्रोनाउन नहीं हो सकता, कभी भी इन्फिनिटिव नहीं हो सकता, कभी भी फ्रेजेस या क्लाउजेस नहीं हो सकते, क्योंकि फ्रेजेस, क्लाउजेस, प्रोनाउन और इन्फिनिटिव के लिए आर्टिकल्स का यूज कभी नहीं किया जाता। इट्स फॉर श्योर, टेक इट फॉर ग्रांटेड। बात समझ में आ रही है? अब जो है, चूंकि अभी हम जेरंड की बात करेंगे नहीं, अभी हम नाउन की बात करेंगे, ठीक है। जेरंड के साथ कब आर्टिकल्स यूज होता है और कौन सा आर्टिकल्स यूज होता है, 3 या 4 या 5 मिनट के बाद उसके बारे में बात करेंगे, इसलिए उसको रिमूव फ्रॉम योर माइंड एंड जस्ट बी फोकस्ड ऑन नाउन ओनली। कि हमने कहा कि 2 तरह के आर्टिकल्स हैं, कॉन्सेप्ट ही है इसमें, रूल्स रटना बहुत आसान बात है। यदि 4 पेज का PDF दे दिए आपको कमांड हो जाएगा, बट ये एक पॉइंट है जो हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये मोस्ट चैलेंजिंग पॉइंट है जो अभी हमने थोड़ा देर पहले रेफर किया था कि नाउन रेफरेंस वाले नाउन को बात करने के लिए द का यूज करते हैं। इसमें द का कोई हिंदी सपोर्ट नहीं मिलता है, हिंदी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता कि ये वाला शब्द है तो इसका मतलब द आएगा, ये लिखा हुआ तो दी जाता है, वे लिखा हुआ तो दो जाता है, ऐसा आता है ना। लेकिन हिंदी द के लिए कोई इक्विवेलेंट नहीं मिलता। इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज स्पेशली फॉर द पीपल हु ऑलवेज टेक सपोर्ट फ्रॉम हिंदी टू राइट और स्पीक और अंडरस्टैंड इंग्लिश। There are some other things also in English which have no equivalent Hindi. You just can, वो बना सकते हो आप, उसको फॉर्म कर सकते हो जबरदस्ती करके, लेकिन एग्जैक्ट आपको वहां पे मिलने वाला नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें, ठीक है। अजय ये भी फिलहाल इसके बारे में इनडिफिनिट आर्टिकल्स। तो जब हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल कैसा है, इनडिफिनिट है, इसका मतलब इसके साथ जो नाउन आएगा ना, वो कोई डिफिनिट नाउन के बारे में बात नहीं हो रहा है, वो जनरल बात हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? वो क्या बात हो रहा है? जनरल बात हो रहा है, और इसी को कहा जाता है जेनेरिक यूज ऑफ आर्टिकल, ठीक है। अब यहां भी आर्टिकल का जो एन का यूज है उसको हिंदी सपोर्ट नहीं मिलता है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण हम एग्जांपल में देके बताते हैं जेनरिक यूज के बारे में। हम यहां हेडिंग बना रहे हैं जेनरिक यूज ऑफ आर्टिकल्स, जेनरिक यूज ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। ये जो ऑनलाइन में सब हो ना भैया, क्योंकि हम स्क्रीन शेयर करते हैं तो हम देखते नहीं है तुम लोगों को कि तुम हो कि नहीं हो, तो रेस्पॉन्ड करते रहो। हाँ, रेस्पॉन्ड करते रहो मेरी जान, तब कैसे, उसके बिना पता ही नहीं चलेगा ना हमको फिर, ठीक है। देखो जेनरिक, जैसे हम एक सिंपल सा सेंटेंस बोलते हैं, हमेशा तुम्हारे पापा, दादा, उनके दादा भी अंग्रेजी में सेंटेंस सब मास्टर साहब पढ़ाए होंगे, तो ये आर्टिकल सिखाते समय लिखते हैं, गाय दूध देती है। ठीक है, जब हम बोलते हैं गाय दूध देती है, इसका मतलब हम किस गाय के बारे में बात कर रहे हैं?
कोई डिफिनिट गाय के बारे में तो नहीं बात कर रहे ना, हाँ? तब यहां पर जब हम अंग्रेजी लिख रहे होंगे तब लगाएंगे ए काउ गिव्स मिल्क, अ काउ गिव्स मिल्क। ये क्या है भैया? इस ए का कोई हिंदी यहां पर आया क्या? नहीं आया। तो हमने क्या कहा कि जब जेनरिक यूज में आर्टिकल यूज करते हैं वहां पर भी हिंदी हमारा सपोर्ट नहीं करता है। 75% जगहों पे आर्टिकल्स के यूज में हमारा हिंदी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि हिंदी में कोई इसका इक्विवेलेंट चीज नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, हम एक सिंपल सा यहाँ पर इक्विवेलेंट करके बराबर करके हिंदी में ही दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं ये तुम हमको बताना। गायें दूध देती हैं, क्या पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस में बात एक ही है कि बात बदल गया है? बदल गए। कैसे कैसे बदल गया? जो लोग बोल रहे हैं वो हमको बताएं कि कैसे बदल गई है बात। सब ज्यादा गायें बता रहे हैं। अच्छा, तो पहला सेंटेंस कहने का मतलब दुनिया में एक के गाय दूध देता है। अभी संजय ने कहा ना कि सेकंड सेंटेंस में आप ज्यादा गायों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पहला सेंटेंस में हम सिर्फ एक ही गाय के बारे में बात कर रहे हैं, ये कहना चाहते हो आप? क्या ऐसा है कि सर हिंदी में तो उसमें भी लग रहा है ज्यादा गाय, लेकिन इंग्लिश फिर से विवेक को जिंदा रखें, विवेक को ना मारें। उनके मम्मी पापा आपको बहुत मार मारेंगे नहीं तो, और उनके मम्मी पापा मारते हैं तो जिंदगी भर मारते रहते हैं, इसलिए विवेक को जिंदा रखिए। राइट? अब विवेक को जिंदा रख के मेरे सवाल को समझिए और फिर जवाब दीजिए। हमने कहा कि इस फर्स्ट सेंटेंस और इस सेकंड सेंटेंस में कोई डिफरेंस है? बात में, सेंस में कोई डिफरेंस है? सोचिए आपकी मातृभाषा हिंदी है, बचपन से लेके 18, 19, 20 साल की उम्र के होने तक आप हिंदी ही सुनते, पढ़ते, लिखते, बोलते आ रहे हैं, और तब आपको इतना वक्त लग रहा है सोचने में। आत्मविश्वास का कमी देखिए। दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम गाय दूध देती है, यहाँ पर आपको जो एक दिख रहा है, इस एक का भी मतलब दुनिया की सारी गायों के बारे में जनरल बात बोल रहे हैं, और यहाँ गायें लिखे हैं तो भी तो हम दुनिया की सारी गायों के बारे में जनरल बात लिख रहे हैं। हाँ या ना बोलो, इस पर भी अभी दिमाग काम नहीं किया। तो भगवान मालिक है कि तुम्हारी मातृभाषा पर तुम्हारी इतनी पकड़ नहीं है, तो आगे हम क्या बोल सकते हैं? तो ये बात का, हाँ बोलिए। इसमें हम एक ही के द्वारा बात किए लेकिन हम सबका बात कर लिए, और इसमें हम ढेर सारे के द्वारा बात किए लेकिन इसमें भी हम सभी का बात किए, जनरल का बात किए। और जो जनरल बात होता है वो सब पर लागू होता है। अब बोले नहीं सर कुछ गाय बूढ़ी हो गई, वो दूध नहीं देती है, तब तो वो डिफिनिट हो गया कि नहीं हो गया? है ना? वो डिफिनिट हो गया कि नहीं हो गया? तो हम डिफिनिट बात कर रहे हैं कि हम जनरल बात कर रहे हैं? जनरल बात कर रहे हैं, है ना? तो जनरल बात करना है, गाय दूध देती है, तो आपने इसका अंग्रेजी क्या लिखा था? ए काउ गिव्स मिल्क। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि कोई बच्चा इसको गलती से ये लिख देता काउज गिव मिल्क, तो ये ट्रांसलेशन गलत होता कि सही होता? इक्विवेलेंट है, एकदम 100% सही होता। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप जितने भी यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, तो लोग इसको नहीं यूज करेंगे इस सिचुएशन में, इसको यूज करेंगे जनरल बात करने के लिए। जनरल बात करने के लिए लोग सिंगुलर नाउन एन के साथ बाहर में यूज नहीं करते हैं, ज्यादातर लोग प्लुरल वाला नाउन यूज करते हैं। कुछ ऐसा हम लोग क्यों करते हैं उल्टा? तो हम लोगों का जो हिंदी सिंगुलर में है, तो हमारा दिमाग सिंगुलर मांगता है, इसीलिए यहां पर हम लोग इसको ज्यादा प्रचलित कर दिए, बस हिंदी के कारण और कुछ नहीं। जबकि बाहर में जो लोग अंग्रेजी लिख बोल पढ़ रहे हैं उनके साथ तो हिंदी नहीं ना चल रहा है, वो तो एकदम जनरल बात सोच रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट काउज जनरल, इन जनरल। तो इसके लिए भाई सभी गायों की बात हो रही, इसलिए काउज बोल देंगे। बात समझ में आया? ये जेनरिक यूज हो गया। ये क्या हो गया? जेनरिक यूज। पहले के जमाने में जेनरिक यूज में ए काउ के जगह द काउ भी बोला जाता था। द काउ गिव्स मिल्क।
और ये भी एकदम इक्वली करेक्ट था। यानी जेनरिक यूज में इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल में कोई फर्क पहले माना नहीं जाता था, लोग दोनों में से कोई भी यूज करते थे। बात समझ में आई? धीरे धीरे ये वाला यूज लोग बंद कर दिए करना। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि क्यों बंद कर दिए, तो देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझिए, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, ठीक है। गाय दूध देती है, दूध देती है। अब इसका अंग्रेजी लिखिए, तो क्या लिखेंगे? आई हैव ए काउ, आई हैव ए काउ, दैट काउ गिव्स मिल्क, दैट काउ गिव्स मिल्क, ठीक है। अब आप यहाँ दैट काउ तो लिखे हो, आप यहाँ द काउ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? सोचो और बताओ हमको, लिख सकते हो ना? तो द काउ का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? द काउ का मतलब वही काउ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ या ना बोलो। तो हमने कहा था कि द रेफर करता है उसी नाउन को जिसके बारे में हम लोग कॉन्टेक्स्ट में चर्चा करते हैं, है ना। तो द काउ का मतलब, जब हम यहाँ पर द काउ लिख रहे हैं, गौर से समझना कि द काउ मतलब जनरल बात हो गया कि कोई डेफिनेट बात हो गया? डेफिनेट बात। यहाँ द काउ मतलब जनरल बात हो गया कि डेफिनेट बात हो गया? तो द काउ से यहाँ डेफिनेट पता चल रहा है, यहाँ जनरल पता चल रहा है। तो क्या कभी कभी फ्लो जब लैंग्वेज का होता रहेगा तो वहाँ कंफ्यूजन की स्थिति नहीं पैदा हो जाएगी कि यहाँ डेफिनेट है कि जनरल है? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो इस कंफ्यूजन की स्थिति से बचने के लिए धीरे धीरे लोगों ने द का जेनरिक यूज करना बंद कर दिया। ये कि अनाउंसमेंट वाला करके बंद नहीं हो गया कि द का यूज गलत हो गया जेनरिक यूज में, आज भी गलत नहीं है, लेकिन वो उतना ज्यादा क्लियर सेंस नहीं देता है, कंफ्यूजन पैदा करता है, एम्बिग्विटी लाता है लैंग्वेज में। और कोई भी चीज जो लैंग्वेज के अंदर एम्बिग्विटी मतलब क्लियरेंस का लैक ऑफ क्लियरेंस इन मीनिंग, है ना, जिसको कहते हैं अर्थ में कंफ्यूजन ला देना, वैसा चीज को पसंद नहीं किया जाता है लैंग्वेज में, ठीक है। यदि अर्थ क्लियर, बात का मतलब क्लियर नहीं हो रहा है तो बहुत कंफ्यूजन होगा, रिश्ते खराब हो सकते हैं, व्यक्तिगत, व्यावसायिक, राजनीतिक रिश्ते खराब होंगे तो युद्ध की स्थिति आ सकती है। तो लैंग्वेज में किसी भी एम्बिग्विटी को अच्छा नहीं माना जाता है। आप मैसेज कुछ और देना चाहते हैं, मैसेज कुछ और चला जाएगा, है ना। तो लैंग्वेज का एम्बिग्विटी बहुत खतरनाक चीज होता है, और इसीलिए लोग धीरे धीरे दुनिया में इसको अवॉइड करना शुरू कर दिए। किसको? द काउ को। किस रूप में अवॉइड करना शुरू कर दिए? जेनरिक यूज करने के रूप में। बात समझ में आ रही है? आप ये सब चीजें तभी आप जान सकते हैं जब आप ग्रामर नहीं, रिसर्च बुक पढ़ेंगे किसी ग्रामेरियन या लिंग्विस्ट का। ग्रामर बुक में ये सब बातें नहीं लिखी जाती है, रिसर्च बुक में लिखी जाती है, ठीक है। और उन रिसर्च बुक को पढ़ के बहुत सारे राइटर्स ग्रामर का बुक बना के बाजार में बेचते हैं। आप देखते हो अशोक कुमार सिंह तो बहुत हद तक कुछ रिसर्च भी अपने करते हैं, बाकी बहुत सारे राइटर्स का आप देखते होंगे बाजार में किताब ग्रामर का रहता है, वो रिसर्चर्स के रिसर्च को स्टडी करते हैं, उसमें से रूल्स अपने हिसाब से लिख करके कि मेरा इस तरीके से लिखेंगे तो मार्केट में बच्चे इसको समझ जाएंगे, वो बना के बेचते हैं ग्रामर बुक, ठीक है। आगे बढ़े हम आप लोगों से। तो ये जेनरिक यूज हम आपको समझा पाए कि ए एन का ही होता है, द का भी सही है, लेकिन कंफ्यूजन वाला स्थिति पैदा होता है द के कारण, इसलिए लोग ज्यादातर द को जेनरिक यूज में यूज करना पसंद ये सबको हम समझा पाए ऑफलाइन ऑनलाइन सारे बच्चों को। चलिए आगे बढ़। हाँ जी, हाँ जी, पीछे करना है। अच्छा, ठीक है, आप कीजिए इंटरप्रिटेशन, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, ठीक है। देखिएगा जहाँ फंसिएगा फिर आके बोलिएगा कि नहीं आप ही का रूल मानते हैं। नहीं, हम नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि द में यदि हम बोलेंगे आप चुन के वैसा ही सेंटेंस 50 को लेके आ जाइएगा जो मेरे बात के अगेंस्ट जाता है, तो हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि आर्टिकल्स आप जितना भी पढ़ लो उसमें 50 सेंटेंस ऐसा निकाल दिया जा सकता है जिसमें पढ़ने वाले को एकदम जीरो साबित कर दिया जाए, आर्टिकल्स ऐसा चैप्टर। बात समझ में आ रही है? इसलिए नहीं, यदि ऐसा रूल होता या ऐसा कोई ट्रिक या कोई अप्रोच ऐसा होता, ऑब्वियस सी बात है कि हम बोले होते, है ना। तो
आई होप कि आर्टिकल का कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज है, क्या करना है इसके साथ। हाँ या ना बोलिएगा। हाँ, जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स का वो क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो पॉइंट्स है ना वो रट्टा वाले पॉइंट्स हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के साथ कब आर्टिकल्स लगता है, आर्टिकल्स में कब एन लगता है, कब द लगता है, कभी नहीं लगता है, एडजेक्टिव के साथ कब हम लगा सकते हैं, कब नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो कौन सा आर्टिकल्स लगाएंगे, है ना, नेचुरल चीजों के साथ कब लगाएंगे, यूनिक चीजों के साथ कब और कौन सा आर्टिकल्स लगता है। ये सब लिमिटेड चीजें हैं, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंफॉर्मेशन है, दैट इज नॉट लर्निंग, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। लर्निंग इज अ बिट मोर एक्सपेंसिव, थोड़ा ज्यादा विस्तृत है, कॉम्प्रिहेंसिव है लर्निंग। लर्निंग में आपका दिमाग के प्रोसेस करने का क्षमता शामिल होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन में नहीं। इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन योर माइंड। इसके आगे जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो इंफॉर्मेशन होगा जिसको आप स्टोर करके आप अपने दिमाग में रखोगे, और वो होगा पढ़ाई अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आपको अच्छा लगा हो ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट तो आप एक बार जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपको वो जरूर इस बात के लिए थैंक यू बोलेगा कि आर्टिकल का एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू मिला जानने को जो जनरली उनको नहीं मिलता है। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नए हैं तो बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाके यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।